Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक कह सकते हैं थोड़े पेचीदा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज, इनसे जुड़े जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये यूपीएससी के लिहाज से तो मतलब काफी जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी ये जो बात होगी ये एम लक्ष्मीकांत के 7वें एडिशन के जो हिस्से हमें मिले हैं उन पर आधारित होगी। ठीक है। हम देखेंगे कि यूपीएससी एग्जाम के नजरिए से क्या इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ सोर्स में दिए गए मेंशंस पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर 42 का टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। सही बात है। तो मतलब हम खास तौर पर देखेंगे कि संविधान इन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या खास इंतजाम करता है और इससे जुड़े जो प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं या मेंस पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या है। हाँ, तो एजेंडा ये है कि पहले समझेंगे कि संविधान इनको देखता कैसे है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या खास प्रोविजंस है और पार्लियामेंट और गवर्नर की क्या पावर्स हैं इन क्षेत्रों के लिए। और हम कुछ रेलेवेंट यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब पीवाईक्यूज को भी साथ में देखते चलेंगे। बिल्कुल, ताकि पता चले कि एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले संवैधानिक स्थिति क्या है इनकी। मेंस के लिए ये सवाल बहुत अहम है कि भाई भारतीय संविधान क्यों सामान्य राज्यों के प्रशासन से अलग हटकर इन शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान करता है। इसके पीछे की सोच क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी क्या है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 1 जो है वो भारत के क्षेत्र को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है: राज्यों के क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज और वो इलाके जो भविष्य में एक्वायर किए जा सकते हैं। हाँ। इसी कॉन्टेक्स्ट में संविधान का पार्ट 21 कुछ राज्यों के लिए जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर वगैरह कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी करता है। अच्छा। और इसके अलावा यहीं पर आती हैं 5th और 6th शेड्यूल्स। ये राज्यों के अंदर ही शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के प्रशासन के लिए अलग से प्रावधान करती हैं। हाँ, और यहीं पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट। शेड्यूल्ड एरियाज का जो प्रशासन है वो 5th शेड्यूल के तहत आता है। ये शेड्यूल का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और ये जो 5th और 6th शेड्यूल्स के प्रावधान हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये राज्यों के जो सामान्य प्रावधान हैं उन पर भारी पड़ते हैं, मतलब इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जनरल लॉ और स्पेशल प्रोविजन में तो स्पेशल प्रोविजन माना जाएगा। हाँ बिल्कुल। और 6th शेड्यूल की बात करें तो ये 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके प्रशासन को देखती है। हाँ, ये 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6th शेड्यूल वाले राज्य हैं। इनका जिक्र सेंटर स्टेट रिलेशंस वाले चैप्टर में भी है जो इनके स्पेशल स्टेटस को दिखाता है। तो फिर ये सवाल कि भाई ये विशेष प्रावधान क्यों, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है इन क्षेत्रों की जो यूनिक सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको बचाना और उन कम्युनिटीज के हितों की रक्षा करना जो हिस्टोरिकली हाशिए पर रहे हैं। संविधान बनाने वाले इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस थे कि इन समुदायों की जरूरतें, उनकी लाइफस्टाइल, उसका सम्मान हो। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मामला नहीं है, ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है उनकी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी बचाने का। सही बात है। और यहाँ एक और फैक्ट है जो सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के सवाल से जुड़ता है। वो ये कि किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है, मतलब ये पावर किसके पास है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और इसका जवाब है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। ये दिखाता है कि ये कितना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मामला है कि इसका डिसीजन टॉप मोस्ट लेवल पर होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट। तो इस पहले सेगमेंट से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए टेकअवेज क्या हैं? प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 1 क्लासिफिकेशन, पार्ट 21 स्पेशल प्रोविजंस, 5th शेड्यूल का कनेक्शन शेड्यूल एरिया से, 6th शेड्यूल का कनेक्शन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरिया से, और प्रेसिडेंट की पावर टू नोटिफाई शेड्यूल एरिया। ये पॉइंट्स बिल्कुल रट लेने हैं। हाँ, और मेंस के लिए सोचे तो इन स्पेशल प्रोविजंस के पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी क्या है, मतलब प्रोटेक्शन और ऑटोनॉमी, और इनका जनरल प्रोविजंस पर ओवरराइडिंग इफेक्ट। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल को देखते हैं,
खासकर इन एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में। मेंस के लिए यहाँ एक और जरूरी सवाल बनता है। जो सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस का ढांचा है, उसमें शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के कानूनों को लागू करने के मामले में गवर्नर और प्रेसिडेंट को जो स्पेशल पावर्स दी गई हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों जरूरी है? देखो, आमतौर पर तो पार्लियामेंट पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर अपने राज्य के लिए। ये एक क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन जब बात शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की आती है, तो संविधान इस स्टैंडर्ड अरेंजमेंट से थोड़ा हटकर सोचता है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? यहीं पर गवर्नर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को ये पावर देता है कि वो निर्देश दे सकता है कि पार्लियामेंट का बनाया कोई कानून, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट राज्य के किसी शेड्यूल्ड एरिया पर या तो लागू ही नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा, हाँ, या फिर कुछ खास मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ लागू होगा। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी पावर है गवर्नर के पास। मतलब नेशनल लॉ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं लोकल नीड्स के हिसाब से। बिल्कुल, यही फ्लेक्सिबिलिटी है। और ऐसी ही पावर असम के गवर्नर के पास भी है। वहां के ट्राइबल एरियाज जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो भी पार्लियामेंट के किसी एक्ट को लागू न करने या मॉडिफिकेशंस के साथ लागू करने का डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए गवर्नर और असम के ट्राइबल एरियाज के लिए भी गवर्नर। हाँ, लेकिन यहीं पर एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो प्रीलिम्स के लिए क्रूशियल है। अच्छा, क्या डिफरेंस है? जहां स्केड्यूल्ड एरियाज और असम के ट्राइबल एरियाज के लिए ये पावर गवर्नर के पास है, वहीं मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके मामले में पार्लियामेंट के लॉज को इसी तरह मॉडिफाई करने या लागू न करने की पावर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास है। ओह, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। असम के लिए गवर्नर, लेकिन बाकी 3 सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट्स मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्रेसिडेंट। ये याद रखना होगा। बिल्कुल। ये अंतर क्यों है, सोर्स में इसकी डिटेल नहीं है, पर ये जरूर दिखाता है कि सेंटर और इन स्टेट्स के बीच का रिलेशन और हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स शायद अलग रहे होंगे। मेन पॉइंट ये है कि संविधान इन एरियाज की यूनिकनेस को रिकग्नाइज करता है और लेजिस्लेटिव मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी की जगह अडेप्टेशन पर जोर देता है। ये लेजिस्लेटिव फ्लेक्सिबिलिटी इनकी ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए जरूरी समझी गई। समझ गया। तो इस सेगमेंट से एग्जाम के लिए टेक अवे? प्रीलिम्स के लिए स्केड्यूल्ड एरियाज में पार्लियामेंट की कानून पर गवर्नर की पावर, असम के ट्राइबल एरियाज में भी गवर्नर की पावर, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज में यही पावर प्रेसिडेंट के पास। ये डिस्टिंक्शन की है। और मेंस पर्सपेक्टिव से? मेंस के लिए इस लेजिस्लेटिव फ्लेक्सिबिलिटी का लॉजिक समझना होगा, ये क्यों दी गई, उद्देश्य, ऑटोनॉमी का प्रोटेक्शन, साथ ही इसका सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये दिखाता है कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कितना अडेप्टेबल और डाइवर्स है। बिल्कुल। अब लेजिस्लेटिव पावर्स के बाद जरा ग्राउंड लेवल गवर्नेंस पर आते हैं, और यहीं पर पैसा एक्ट 1996 का जिक्र आता है। हाँ, पैसा, प्रोविजंस ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। मेंस के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल ये है कि पैसा एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। ये कानून शेड्यूल्ड एरियाज में ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, और जो 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज सिस्टम आया, उसको इन एरियाज तक कैसे एक्सटेंड करता है। देखो, पहले ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 जो पंचायत से जुड़ा है और 73rd अमेंडमेंट से आया था, वो डायरेक्टली 5th शेड्यूल एरियाज यानी शेड्यूल्ड एरियाज पर लागू नहीं होता था। अच्छा, पार्ट 9 डायरेक्टली लागू नहीं होता था? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जानबूझकर छोड़ा था। पार्लियामेंट को ये पावर दी गई थी कि वो पार्ट 9 के प्रोविजंस को कुछ जरूरी एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के साथ इन शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट कानून बनाकर इसे लागू कर सकती थी। हाँ, और इसी पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने 1996 में पैसा एक्ट पास किया। इसको एक्सटेंशन एक्ट भी कहते हैं। ये कानून पंचायती राज सिस्टम को शेड्यूल्ड एरियाज की जो स्पेसिफिक सोशो कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स है, उनके मुताबिक ढालने की एक कोशिश है। अच्छा, तो पैसा का मेन पर्पस क्या था? सोर्स में डिटेल्स हैं? सोर्स में पैसा के ऑब्जेक्टिव्स का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में एक सवाल आया था, उससे कुछ आइडिया मिलता है। हाँ, PYQs से काफी मदद मिलती है। क्या था वो सवाल?
उस सवाल के आधार पर हम कह सकते हैं कि पैसा का मेन ऑब्जेक्टिव इन क्षेत्रों में सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करना है और उनके ट्रेडिशनल राइट्स को मान्यता देना है। अच्छा, सेल्फ गवर्नेंस और रिकग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स। हाँ, उस PYQ में एक ऑप्शन ऑटोनोमस रीजन्स बनाना भी था, जो पैसा का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पैसा ऑटोनोमस रीजन्स नहीं बनाता। समझ गया। वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स वाली बात 6th शेड्यूल में है, पिज़्ज़ा में नहीं। बिल्कुल, पैसा तो मौजूदा पंचायती राज सिस्टम को ही लेता है, पर उसे लोकल ट्रेडिशंस और ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत करते हुए लागू करने की कोशिश करता है। ये ग्राम सभा को काफी पावर्स देता है, ताकि लोकल कम्युनिटी अपने रिसोर्सेज और ट्रेडिशंस पर कंट्रोल रख सके। ये एक तरह से बॉटम अप अप्रोच है। सही है। तो पीसा से जुड़े की फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए क्या हुए? पहला, पैसा एक्ट 1996, पूरा नाम और साल। ठीक है। दूसरा, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट आए, पंचायत के प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरियाज, 5th शेड्यूल एरियाज तक एक्सटेंड करता है। राइट। तीसरा, इसका उद्देश्य सेल्फ गवर्नेंस देना और ट्रेडिशनल राइट्स को मान्यता देना है, PYQ 2013 के बेसिस पर। ऑटोनोमस रीजन्स बनाना नहीं। गॉट इट। और मेंस के लिए पैसा का एनालिसिस। मेंस के लिए पैसा का महत्व समझना होगा, ये क्यों आया, ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस और मॉडर्न पंचायती राज के बीच ब्रिज बनाने की कोशिश, ग्राम सभा को एम्पावर करने में इसका रोल, और ये कैसे 73rd अमेंडमेंट के स्कोप को शेड्यूल्ड एरियाज तक लाता है, पर उनकी यूनिकनेस का ध्यान रखते हुए। बेशक सोर्स में ग्राम सभा की पावर्स का पूरा डिटेल नहीं है, पर पैसा का कोर आइडिया यही है। हाँ, और ये भी सोचा जा सकता है कि पैसा को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस रहे हैं। क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव्स में पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ है? ये मेंस के लिए एक पोटेंशियल क्रिटिकल एनालिसिस का पॉइंट बन सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने M. लक्ष्मीकांत के अवेलेबल अंशों के आधार पर शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया से जुड़े कई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को टच किया। हमने देखा कि कैसे 5th और 6th शेड्यूल इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल फ्रेमवर्क देती हैं। हाँ, और हमने ये भी समझा कि लेजिस्लेटिव पावर्स के मामले में गवर्नर और प्रेसिडेंट को स्पेशल अधिकार क्यों दिए गए हैं, ताकि लॉज को इन एरियाज की नीड्स के हिसाब से अडेप्ट किया जा सके। और आखिर में पीसा एक्ट 1996 की बात की, जो ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की एक इम्पॉर्टेंट कोशिश है शेड्यूल्ड एरियाज में। कॉन्स्टिट्यूशन और पीसा जैसे लॉज में इन क्षेत्रों के प्रोटेक्शन, ऑटोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए काफी डिटेल प्रोविजंस तो हैं, लेकिन यहाँ रुककर एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या सवाल? कि क्या ये जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ये जमीनी हकीकत में उतनी ही इफेक्टिव साबित हुए हैं? क्या ये वाकई में इन कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट और उनके स्पेसिफिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह सक्सेसफुल हो पाए हैं? या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज, पॉलिटिकल विल की कमी और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस अभी भी उनके फुल डेवलपमेंट और राइट्स की प्राप्ति में बाधा बने हुए हैं? ये सवाल हमें इन प्रोविजंस के स्टडी के साथ साथ उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर भी सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और करेंगे उसकी गहरी पड़ताल। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.